गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है J&K's एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के द्वारा कहना है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है उन्हें कोई भी ऐसा पर्सन मिलता है अगर जो कि मिलिटेंट्स को एड कर रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उसे जो है एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 के अंदर प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस जो है वो यूएपीए से भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और उसमें लाइफ टर्म या डेथ सेंटेंस दोनों के प्रोविजंस हैं। तो 1917 में उस समय के डोगरा महाराजा जो थे उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया था। उस टाइम पर लॉज को ऑर्डिनेंस कहते थे। 1947 के बाद इन ऑर्डिनेंस को लॉ का नाम दिया गया। एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट किया गया सेक्शन 5 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब 370 को जब रिपील किया गया 2019 में, तो बहुत सारे लॉज तो जो है वो रिपील कर दिए गए क्योंकि वो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थे, और कईयों को रिटेन किया गया एज़ पर इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इवन रणबीर पीनल कोड जो जम्मू कश्मीर में चलता था उसको रिप्लेस करके इंडियन पीनल कोड बना दिया गया। और जो सिक्योरिटी लॉज हैं जैसे एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस या पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पर ये अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं इंडियन पीनल कोड में। तो एनिमी एजेंट कौन है? कोई भी अगर पर्सन कॉन्स्पायर करता है किसी और पर्सन के साथ और उसको जो है एनिमी को एड करने के जो है वो कोशिश करता है, उसको एनिमी एजेंट माना जाएगा। तो एनिमी एजेंट जो है उनको डेथ पेनल्टी तक के इसमें प्रोविजंस हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स, ये सब प्रोविजंस हैं। अब इसके क्यों इतना ज़्यादा ये जो है स्ट्रिक्ट लॉ है? क्योंकि जो ट्रायल्स होते हैं इसमें वो स्पेशल जज के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ऑर्डिनेंस के अंदर ये भी कहा गया है कि अक्यूज जो है वो लॉयर भी नहीं कर सकता अपने आप को डिफेंड करने के लिए जब तक कोर्ट उसको अलाउ ना करे। और जो अगर अपील करनी है, कोई वर्डिक्ट आ गया अगर स्पेशल जज का कोर्ट का, तो कोई प्रोविज़न भी नहीं है अपील करने का वर्डिक्ट के खिलाफ। अगर डिसीजन लेते हैं स्पेशल जज कि हाँ ये पर्सन को अलाउ किया जाए जो है अपील करने के लिए, तो गवर्नमेंट चूज़ करती है हाई कोर्ट के जजेस में से कि कौन से जज को जो है वो अपील सुनने के लिए जो है वो अलाउ किया जाएगा, और वो डिसीजन जो है वो पर्सन के ऊपर फाइनल होता है। ये ऑर्डिनेंस जो है वो जो है किसी भी तरह की केस से रिलेटेड जो ट्रायल है उसको पब्लिकेशन करना, उसकी डिस्क्लोजर करना, उसको भी जो है वो बैन करता है। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है ऑफ कोर्स ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उन्होंने 4th ट्रांच ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ऑक्शन शुरू कर दिया है, जिसमें कि 21 ब्लॉक्स जो है अक्रॉस 14 स्टेट्स वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो एक्सप्लोरेशन को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए मिनिस्ट्री ने ये भी अनाउंस किया है कि लगभग 20 करोड़ रुपीज़ जो है एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस भी जो लाइसेंस होल्डर्स के हैं उनको भी रीइम्बर्स किया जाएगा सर्टेन कंडीशंस के हिसाब से। तो टोटल मिनरल ब्लॉक्स अब जो क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स जो ऑफ़र किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा वो बढ़कर अब 48 हो चुके हैं। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि लाइसेंस होल्डर जो है 20 करोड़ तक का जो है क्लेम कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के लिए, और उनको एडिशनल रीइंबर्समेंट्स भी मिलेंगी अगर वो 3 साल के अंदर अंदर जो है माइनिंग लीज का जो ब्लॉक है वो हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो रॉ मटेरियल हैं जो इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल हैं। हाईटेक इंडस्ट्रीज़ या रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। टिपिकली बहुत रेयर होते हैं ये, और इनको माइन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये वल्नरेबल भी रहते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शंस को। स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ये सिक्योर करना एक स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी होती है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक्चुअली, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं क्रिटिकल मिनरल्स के? क्रिटिकल मिनरल्स जो है इंडिस्पेंसिबल हैं हाई टेक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, अदर की इंडस्ट्रीज़ में। और सप्लाई जो है इन मिनरल्स की वो कंसनट्रेटेड है कुछ फ्यू कंट्रीज़ में। ठीक है, कोई इनका वाइबल सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। तो कुछ अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स देखें तो लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। लिथियम जो है ऑस्ट्रेलिया और चिले, यहाँ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स मिलते हैं लिथियम के।
और कोबाल्ट जो है वो बैटरी प्रोडक्शन, एरोस्पेस कंपोनेंट्स और हाई स्ट्रेंथ अलॉयज़ बनाने में काम आता है। ग्रेफाइट आपके बैटरीज, फ्यूल सेल्स, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में काम आता है। चाइना में सबसे ज़्यादा इसके ऑफ कोर्स हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही निकल जो है वो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स मिलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ये सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट्स और मिलिट्री एप्लीकेशंस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब याद रखना कि लिथियम के रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं कि कोबाल्ट को आपको डीआर कॉन्गो के साथ मैच करना होगा, ग्रेफाइट को चाइना के साथ मैच करना होगा, एट्सेट्रा। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल रिजर्व जो ग्लोबली हैं और इंडिया में हैं, उसको अगर हम टेबल देखें तो ये यहाँ पर बनाया गया है। चिले में सबसे ज़्यादा जो है ये क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया में जो है निकल, कोबाल्ट जैसे जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनका रिजर्व्स नहीं है। और जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है कॉपर और सिल्वर की, वो करंट रिजर्व से ज़्यादा है। ठीक है, तो इंडिया की क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा, और वो क्रिटिकल मिनरल एसेट्स जो है वो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना, चिले, यहाँ पर जो है एक्वायर कर रहा है। इंडिया ने यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भी ज्वाइन किया है। MMDR अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट माइनिंग लीजेस को और लाइसेंसेस को ऑक्शन कर सकती है। तो बेसिक मोटिव ये है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करें, माइनिंग सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ और इंडिया के गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत को रियलाइज़ करने में सपोर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो श्रीनगर जो है 4th इंडियन सिटी बन गई है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने जैसे रिकॉग्नाइज़ किया है। तो जो है जयपुर, मल्लपुरम और मैसूरू के बाद जो है श्रीनगर 4th सिटी बनी है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल क्या है? एक नॉट प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनेस्को से एफिलिएटेड है। 1964 में इसको बनाया गया था। बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और प्रेजर्वेशन, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव है। अब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होती है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्निशन मिलने से? एक तो उस सिटी का जो स्टेटस है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, सिटी की जो डेडिकेशन है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रिजर्व करने की उसको हाईलाइट करता है, इंक्रीज सपोर्ट मिलने लगता है लोकल आर्टिसंस को, इनोवेशन को encourage किया जाता है उस पर्टिकुलर क्राफ्ट में। ठीक है, और ग्रेटर विजिबिलिटी भी देखने को मिलती है सिटी और उसके क्राफ्ट्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाधवान पोर्ट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किए हैं 76,000 करोड़ के आसपास की जो है इन्वेस्टमेंट वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में जो है बन रहा है। तो ये ग्रीनफील्ड डीप सी प्रोजेक्ट है या पोर्ट है वाधवान, पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट होगा ये। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसको बनाया जा रहा है। 9 कंटेनर टर्मिनल्स होंगे। लगभग 1448 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया सी का जो है रिक्लेम करके इसको बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा और एक गेटवे पोर्ट की तरह सामने आएगा ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में और INCTC के सामने के कंटेक्स्ट में भी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। RBI ने रिसेंटली अपनी जो है गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया है स्मॉल लोन्स जो है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स में दिलवाने के लिए बैंक्स से। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? एक लैंडिंग रिक्वायरमेंट होती है जो कि RBI एडमिनिस्टर करता है, जिसमें कि बैंक्स को मिनिमम अमाउंट जो है या मिनिमम प्रपोर्शन अपने लोन्स की उन सेक्टर्स को देनी होती है जिनमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है या जहाँ पर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो कौन सी कैटेगरीज होती हैं प्रायोरिटी सेक्टर की? अब ये आपको लिस्ट भी याद होनी चाहिए ताकि, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो टारगेट्स कैसे होते हैं? जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं या फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनको 40% अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट का जो है वो जो भी हायर है वो देना पड़ता है।
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है उनको भी 40% तक देना होता है, लेकिन उसमें 32% जो है वो अपना एक्सपोर्ट्स के जो है फॉर्म में लैंडिंग कर सकते हैं, और 8% बाकी के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो आपके कैटेगरीज हैं उनमें कर सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 75% तक मेंटेन करना होता है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का भी 40% है, पर उसको 2025-26 तक 75% तक कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो बैंक्स जो हैं वो अपनी PSIL ऑब्लिगेशंस, लोन्स एक्सटेंड करके, क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करके, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्सटेंड करके अपनी पूरी करते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं अपने PSIL टारगेट्स को मीट करने में, तो उनको जो जितनी पर्टिकुलर जो अमाउंट है, अगर 40% तक जो ही नहीं कर पाए, समझ लो 30% किया, तो जो 10% का डिफरेंस है वो अमाउंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में देनी पड़ती है, जो कि नाबार्ड एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो इसी को डील करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि कई बार बैंक्स जो हैं वो ना मीट कर पाएँ, तो इसके लिए क्या होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स जो है वो भी अवेलेबल होते हैं। मतलब समझ लो अगर कोई बैंक जिसको 40% तक मीट करना था उसने 50% मीट कर दिया, तो वो अपने जो एक्स्ट्रा 10% होगा उसके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स उन बैंक्स को बेच सकता है जिन्होंने अपने टारगेट्स मीट नहीं किए हैं। ठीक है, तो रिवाइज्ड RBI गाइडलाइंस कह रही हैं कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी हाई एवरेज लोन साइजेस हैं वहाँ पर डिस्करेज करो लोन लैंडिंग। आप जो है बाकी एरियाज़ जहाँ पर अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ पर लोन या क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची है, वहाँ पर आपको जो है वो अब फोकस रखना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्लाउड बर्स्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्लाउड बर्स्ट ने कई तरह के लैंड स्लिप्स ट्रिगर किए, फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी ईटानगर में। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? एक लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल, जो कि प्लेन्स में भी हो सकती है लेकिन मोस्टली ये हिल्स में होती है। तो क्लाउड बर्स्ट एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है कि रेनफॉल अगर 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो 1 घंटे, या रफली 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर एरिया में, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट इवेंट मानते हैं। और क्लाउड बर्स्ट कोई अनकॉमन नहीं है, ये हिमालयन स्टेट्स में आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाता है, खासकर मानसून सीज़न में। और जब क्लाउड बर्स्ट हो रहा होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर जो है वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है ग्लोबल इवेंट इन शुगर सेक्टर, जिसका नाम है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि वर्ल्ड शुगर मार्केट की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए डिवोटेड है। 1968 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एक UN एफिलिएटेड बॉडी ही है ऑफ कोर्स ये। और इसका मैंडेट क्या है कि मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग और ट्रेडिंग कंट्रीज़ को इकट्ठे करना, और इवन ये बायोफ्यूल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। अगर हम शुगर इंडस्ट्री को इंडिया के साथ में देखें तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो रूरल लाइवलीहुड को बहुत इम्पैक्ट करती है। 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स और लगभग 5 लाख डायरेक्टली वर्कर्स जो है वो शुगर मिल्स में एम्प्लॉयड है। इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ब्राज़ील जो है वो टॉप शुगर का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is J&K's Enemy Agents Ordinance. This topic is important for your governance section. So according to Jammu Kashmir's Director General of Police, the investigating agencies should prosecute anyone discovered aiding militants in Jammu Kashmir under the Enemy Agents Ordinance of 2005. So this ordinance is very strict or more stringent than even the UAPA, and it has the punishment of either a life term or even a death sentence. So if we look at the background of this ordinance, then it was first issued in 1917 by the then Dogra Maharaja of J&K, and it was referred to as an ordinance because the laws made during Dogra rule were called ordinances. After partition in 1947, the ordinance was incorporated as a law in the erstwhile state and was also amended. The Enemy Agents Ordinance 2005 was promulgated under Section 5 of the Jammu and Kashmir Constitution Act of 1996. So in 2019, when
Article 370 was repealed, many of the laws of Jammu Kashmir, as per the previous constitution, were repealed or they were changed. Okay, but the security laws like the Enemy Agents Ordinance and Public Safety Act, they remained. The Ranbir Penal Code, which was there earlier, was replaced with Indian Penal Code, and these laws, Enemy Agents Ordinance and Public Safety Act, are now within the Indian Penal Code in that state. Okay. So if we look at the features or provisions of the J&K Enemy Agents Ordinance, then who is an enemy agent? Anyone who is conspiring with another person to carry out an act intended to aid the enemy. Enemy agents shall be punished with death or rigorous imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years. Okay, so trials under this ordinance are conducted by a special judge who is appointed by the government in consultation with the High Court. Under the ordinance, the accused cannot engage a lawyer to defend himself unless, of course, permitted by the court. There is no provision for appeal against the verdict, and the decision of the special judge can only be reviewed by a person chosen by the government from the judges of the High Court, and the decision of that person shall be final. Okay, so there is also the ordinance also bars any disclosure or publication of the case which is being tried under it. Okay, so that's why you can see the provisions of this ordinance or the act is very stringent, if we even compare it with NSA and UAPA. So the next topic is critical minerals blocks. This topic is important for your economy section. So Ministry of Mines has launched the fourth tranche of critical minerals auction, offering a total of 21 blocks across 14 states. So Ministry has announced a scheme also to reimburse up to 20 crore rupees in exploration expenses for license holders. This fourth tranche has brought the total number of critical mineral blocks offered to 48. The license holders can claim up to 20 crore for exploration activities, and they may receive additional reimbursements if they hand over a block for mining lease within 3 years. So what are the critical minerals? These are the raw materials which are essential for economic and national security, and they are often used in high-tech industries and renewable energy technologies. They are typically rare, difficult to mine, and they have no substitute. Okay, they are often vulnerable to supply chain disruptions also. So securing a stable supply of critical minerals is a strategic priority. Okay, so if we look at the characteristics of these critical minerals, then they are indispensable for the production of high-tech devices, electric vehicles, energy storage systems, and other key industries. They are often concentrated in a few countries, making them susceptible to geopolitical tensions, trade disputes, and other disruptions. These minerals typically have a few or no viable substitutes also. So if we look at the examples of critical minerals, then of course lithium comes to our mind, which is used in batteries for EVs, consumer electronics, and energy storage systems. And of course, Australia and Chile boast the largest reserves of lithium available in mines across the world today. Cobalt is essential for battery production, aerospace components, and other high strength alloys. DR Congo is the largest global supplier of cobalt. Graphite is important for batteries, fuel cells, high temperature applications, and China has the highest reserves of natural graphite. If we look at nickel, then it is used for stainless steel production and battery manufacturing. Australia and Indonesia boast the world's largest reserves of nickel. Okay, so there are similar other rare earth elements also, which are vital for manufacturing of electronics, magnets, and military applications. Most of these reserves are located within China. Okay, after China, Vietnam, Russia, and Brazil also have such reserves. So there is a list of top 10 critical minerals powerhouses. Chile tops the list, of course. Okay, India does not have the reserves of nickel, cobalt, molybdenum, rare earth elements, and the country's requirement for copper and silver also are higher than its current reserves. So we have this critical mineral policy, under which we have made this Khanij Videsh India Limited, which is acquiring critical mines or critical mineral assets in Australia, Argentina, and Chile to ensure a steady supply. India has also joined the US led Mineral Security Partnership to enhance cooperation.
and investment in critical mineral supply chain. MMDR Amendment Act also empowers the central government to auction mining lease and licenses. So the focus is on reducing import dependency, attract mining sector investments, and support India's goal of becoming Atmanirbhar Bharat. So the next topic is World Craft City. This topic is important for your art and culture section. So Srinagar has become the fourth Indian city to be recognized as World Craft City by the World Craft Council. Apart from Srinagar, Jaipur, Malappuram, and Mysore are already on this list. So what is World Craft Council? It is a non-profit, non-governmental organization affiliated with UNESCO, and it was established in 1964 to promote the preservation, protection, and development of traditional crafts and foster economic development through crafts. Of course, its headquarters is located in Belgium. Okay, and what is the significance of World Craft City recognition? That particular city, once recognized, gets the status on a global platform. It also boosts the local economy of that city. The city it also highlights the dedication of the city to preserve traditional crafts. There is also increased support for local artisans. It also encourages innovation within that craft sector, and it receives greater visibility through international media coverage, exhibitions, and events associated with the WCC. Okay. So the next topic is Vadhavan Port. This topic is important for your economy section. So Union Cabinet has recently approved the 76,000 plus crore Vadhavan project in Maharashtra. So it is an approved greenfield deep sea port in Vadhavan, Palghar district of Maharashtra. This port will be developed as an all-weather deep draft major port in public-private partnership mode, and it will have 9 container terminals. This port will be made after reclaiming 1448 hectares of areas from the sea. This project will be connected to the Delhi Mumbai Expressway also, and it will serve as a gateway port for the upcoming India Middle East Europe corridor and also the international north south transport corridor. Okay. So the next topic is priority sector lending. This topic is important for your economy section. So RBI has recently revised its priority sector lending guidelines so as to encourage banks to provide small loans in economically disadvantaged districts with low average loan sizes. So what is priority sector lending? It is a lending requirement administered by RBI requiring banks to give a minimum proportion of their loans in sectors of development importance, which have been categorized in several areas like agriculture, MSME, export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy. So you can get a question regarding these particular categories also for PSL. So what are the targets for the banks? Domestic scheduled commercial banks and foreign banks with 20 branches and above, they have 40% of their, they have to lend 40% of their adjusted net bank credit or credit equivalent amount of the balance sheet exposure, whichever is higher. Foreign banks with less than 20 branches have a different requirement. They can they also have to follow the 40% rule, but they can extend the 32% of the PSL to exports category. Okay, and rest of the 8% can be gone to any other priority sector. Similarly, RRBs and small finance banks, they have to go for a little higher PSL, that is 75% of their uh, adjusted net bank credit. Similarly, for primary urban cooperative banks, the current requirement is 40%, but it will be increased to 75% from 2025 financial year. So banks can meet their PSL obligations by extending loans, providing credit facilities, and offering financial products and services to individuals, entities, and enterprises in the priority sector. So in case the banks fail to meet their PSL targets, they will have to deposit the allocated amount to Rural Infrastructure Development Fund, which is established by NABARD. So there are also priority sector lending certificates which banks can purchase in case they fail to meet the target so as to avoid the penalty. These certificates are issued against priority sector loans for banks. They also allow banks to meet their targets and sub targets, and banks use PSL certificates to guard against any shortfall. Okay, so the new guidelines are saying that we need to discourage lending in districts which already have high average loan sizes. We have to focus on those areas where the credit has not reached or the credit reach is insufficient.
So the next topic is cloudburst. This topic is important for your environment section. So recently a cloudburst triggered several landslips and a flood-like situation in Itanagar. So cloudburst is a localized but intense rainfall. It can also occur in plains, but it is common in hilly regions. Remember that it can also occur in plains. So you can get a question regarding this, that it does not occur in plains. So you'll have to mention that as a wrong option. So a cloudburst also has a specific definition. Rainfall of 10 centimeter or more in 1 hour over a roughly 10 by 10 kilometer area is classified as a cloudburst event. Cloudbursts are not uncommon. They happen usually during the monsoon season in Himalayan states. Whenever there is a cloudburst event, the relative humidity and the cloud cover will be at the maximum level. Okay. So the next topic is International Sugar Organization. This topic is important for your economy section. So India is hosting a global event in the sugar sector called the International Sugar Organization Council meeting. And International Sugar Organization is an intergovernmental body which is completely devoted to improving conditions of the world sugar market. It was established in 1968 and it is also a UN affiliated body. It has about 85 countries as its members, covering about 90% of the sugar production in the world. It is mandated to bring major sugar producing, consuming, and trading nations together to bring mutual understanding. Okay, it is also working on biofuels, especially ethanol, because sugarcane is the second major feedstock for ethanol production in the world. So, its headquarters is located in London. And if we look at the status of sugar industry in India, then it is an agro-based industry which impacts rural livelihoods of about 50 million sugarcane farmers, and around 5 lakh workers are also directly employed in sugar mills. India is the largest consumer and second largest producer of sugar in the world. Of course, Brazil is the top sugar producer in the world. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.